हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर 4 यानी कि स्वतंत्रता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी 3 चैप्टर्स ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो फर्स्टली आप उन वीडियोस को जाके देखें, क्योंकि जब तक आप उन चैप्टर्स को क्लियर नहीं करेंगे तो आगे के चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं सभी MPS के चैप्टर्स को बहुत ही सरल शब्दों में कवर करवाऊंगी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बुक की लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं बहुत ही ईजी टॉपिक, जो मेन टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे मैंने लिए हैं सभी चैप्टर्स में, और बहुत ही सरल शब्दों में मैंने यहाँ पे इनकी जो डेफिनेशंस हैं एंड उनका एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही मैंने सरल शब्दों में करा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको देखना है, बीच में आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला है स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता के दो रूप, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार और कानून और स्वतंत्रता में संबंध। तो ये 4 टॉपिक्स के थ्रू हम अपना चैप्टर 4 कवर करेंगे, स्वतंत्रता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और एक एक करके सभी टॉपिक्स को हम क्लियर करते हैं। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहते हैं। अगर मैं बात करूँ, स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा में उसको क्या कहते हैं, तो लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी शब्द कहाँ से आया है ये बात कर लेते हैं। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता अथवा किसी प्रकार के बंधनों का ना होना। ठीक है, इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ लिया जाता है। देखिए, स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहते हैं, और लिबर्टी जो शब्द है स्टूडेंट्स, वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्रता और किसी बंधनों का ना होना, किसी प्रतिबंधों का ना होना, वो स्वतंत्रता कहलाती है। ठीक है, और जहाँ पे व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता उसको होनी चाहिए, उस पर कोई बंधन अथवा रुकावटें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से स्वतंत्रता का अर्थ माना जाता है। परंतु स्वतंत्रता का ये सही अर्थ है नहीं। अगर हम मनुष्य को सभी उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने देंगे, ठीक है, वो भी बिना किसी बंधन के, वो भी बिना किसी प्रतिबंध के, तो ये हम स्वतंत्रता नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, परंतु स्वतंत्रता का ये सही अर्थ नहीं है, क्योंकि बिना बंधनों के मनुष्य को जीवन आज के समय में सभ्य संसार में संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बिल्कुल ही मनुष्य को स्वतंत्रता दे देंगे, मतलब उसको सभी कार्य करने की स्वतंत्रता होगी, तो इस प्रकार तो भाई संसार एकदम पूरा, मतलब एक तरीके से उसका पतन ही हो जाएगा। और एक तरीके से अगर सभी को ही स्वतंत्रता अगर हम दे देंगे सभी प्रकार की, तो वो चीज़ गलत रहेगी। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अगर मैं सही अर्थ आपको बताऊं, तो स्वतंत्रता वो होती है जहाँ पे उस कार्य करने की एक तरीके से स्वतंत्रता हो जो उसके योग्य अनुसार हो, मतलब उसको वो कार्य करने की एक तरीके से स्वतंत्रता होनी चाहिए जो वो कर सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि भाई मैं एक तरीके से इसकी हत्या करना चाहता हूँ, ये मेरी स्वतंत्रता है, तो ये चीज़ गलत होगी। ठीक है, तो जहाँ पे कुछ बंधन होते हैं, जहाँ पे कुछ रुकावटें होती हैं, ठीक है, तो वो हम उनको स्वतंत्रता कह सकते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल ही हम मतलब एक तरीके से बंधनों से मुक्त है, प्रतिबंधों से मुक्त है, वो स्वतंत्रता का सही अर्थ नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे स्वतंत्रता का अर्थ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के 2 रूप। इन शब्दों के आधार पर स्वतंत्रता के 2 अलग अलग रूप माने जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से स्वतंत्रता के 2 अलग अलग रूप हैं। पहला है नकारात्मक पहलू यानी कि नेगेटिव, और दूसरा है सकारात्मक पहलू यानी कि पॉजिटिव। तो इन 2 रूपों को संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अब मैं इन दोनों ही जो रूप है, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव को मैं एक एक करके आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, आपको बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। देखिए, पहला है नकारात्मक पहलू। स्वतंत्रता के इस रूप का मतलब है कि व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है और उसे जो कुछ करना है उसे करने का अधिकार है। सामान्य शब्द में मनुष्य पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध होता
है और वह अपनी मनमानी कर सकता है। यानी कि नकारात्मक पहलू का मतलब ये होता है कि इसमें व्यक्ति को सभी कार्य करने की स्वतंत्रता है, जो भी उसको कार्य अपने करने हैं वो अपनी मनमानी चला सकता है, उसको पूरा अधिकार है, उसको पूरी स्वतंत्रता है, जो जिस भी प्रकार का वो कार्य करना चाहता है वो कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध और किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। तो वो होता है हमारा नकारात्मक पहलू। अब मैं बात करूँ सकारात्मक पहलू की, तो सकारात्मक पहलू का अर्थ ये होता है, स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू ये है कि व्यक्ति को वह सब करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जो उसके करने योग्य है। ठीक है, आप समझ लो, जो उसकी करने योग्य है उस सभी कार्य करने की मनुष्य को स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ व्यक्ति से अनैतिक, निरंकुश और अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का हटाया जाना है। यानी कि सकारात्मक पहलू में क्या होता है, मनुष्य के ऊपर कुछ प्रतिबंध है, ठीक है, एक तरीके से कुछ बंधनों का प्रभाव है, लेकिन उसको वो कार्य करने की एक तरीके से पूरी छोटे जो उसके करने योग्य है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको एक उदाहरण भी दिया था, अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि भाई मैं इसकी हत्या कर दूँ, ये मेरी स्वतंत्रता है, तो नहीं, वो उसको एक तरीके से उसको जब बंधनों में हम एक तरीके से बांध देंगे, उस पर प्रतिबंध लगा देंगे, भाई आप ये नहीं कर सकते, ये आपके करने योग्य नहीं है, तो वो हमारा सकारात्मक पहलू कहलाता है। और वहीं पे नकारात्मक पहलू में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, मनुष्य पूरी तरीके से उसको छूट होती है, जो भी उसको कार्य करने हैं वो कर सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको इसका एक उदाहरण और देती हूँ। देखिए, यहाँ पे एक जो मनुष्य है, ठीक है, एक जो व्यक्ति है वो एक तरीके से अपने मन पसंदीदा सॉन्ग सुन रहा है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति के हैं एग्ज़ाम। अब मैं अगर बात बताऊँ, अगर वो बहुत ही मतलब ज़ोर से अगर साउंड बजा रहा है और उस साउंड से दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्बेंस हो रही है, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, आपको वो कार्य करने हैं जिससे दूसरे व्यक्ति को कोई भी हानि ना पहुँचे। ठीक है, तो वो एक तरीके से एक जो प्रतिबंध जहाँ पे लगाए जाते हैं उसको सकारात्मक पहलू कहते हैं। जो नकारात्मक का मतलब होता है जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध ना हो, मनुष्य को अपनी मनमानी करने की पूरी छूट होती है। आप देखते हैं आगे। देखिए, समाज में रहने वाले लोगों को केवल उतनी ही स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि मनुष्य को केवल उतनी ही स्वतंत्रता प्राप्त हो जिससे मनुष्य अपना विकास कर पाए। ठीक है, जिससे मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाए, और दूसरों को उसी प्रकार की स्वतंत्रता के रास्ते रुकावट में बननी चाहिए। नकारात्मक प्रकृति की स्वतंत्रता संगठित मानव समाज में संभव नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या था, जहाँ पे कोई भी बंधन नहीं थे, लेकिन आज के समय में हम नकारात्मक स्वतंत्रता अगर रखेंगे तो वो बिल्कुल ही एक तरीके से संभव नहीं हो सकती। सकारात्मक प्रकृति की स्वतंत्रता ही संगठित समाजी जीवन में उपलब्ध हो सकती है, लेकिन आज के समय में केवल हम सकारात्मक स्वतंत्रता ही रख सकते हैं और वही एक तरीके से जीवन को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही धीरे-धीरे मैं आपको सभी टॉपिक्स को करवाऊँगी क्लियर, और ईज़ी लैंग्वेज में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार। स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार। पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता, यानी कि जो चीज़ हमें प्रकृति से मिली है, जो चीज़ हमें नेचुरली मिली है, उस स्वतंत्रता की हम बात करेंगे। देखिए, प्राकृतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि मनुष्य को राज्य की उत्पत्ति से पूर्व प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के लेखकों के अनुसार मनुष्य को प्रकृति ने स्वतंत्र से पैदा किया है। ये देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि प्रकृति स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि मनुष्य को राज्य की उत्पत्ति से पूर्व एक प्राकृतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई है, क्योंकि प्रकृति ने उसको एकदम स्वतंत्र पैदा करा है। रूसों ने प्राकृतिक स्वतंत्रता पर जोर दिया है, तो जो रूस है उन्होंने ज़्यादातर जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है उस पे ज़्यादा जोर दिया है। उसके अनुसार मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो रूसों के अनुसार रूस कहते हैं कि जो मनुष्य है वो एकदम स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र उत्पन्न होना चाहिए, परंतु प्रत्येक स्थान पर वह बंधन में बंधा हुआ है। परंतु प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार आज मान्य नहीं है। लेकिन रूसों का कहना ये है, लेकिन मनुष्य कहीं न कहीं जिस भी स्थान पे वो रह रहा है वो बंधनों से बंधा हुआ है, परंतु आज के समय में प्राकृतिक स्वतंत्रता की कोई भी मान्य नहीं है। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा है कि आज के समय में जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है ना उसकी कोई भी मान्यता नहीं है। मनुष्य पर कुछ बंधनों और प्रतिबंधों का कुछ प्रभाव है, जो उसकी तरीके से स्वतंत्रता है, उसको वही
कार्य करने की एक तरीके से छूट है जो उसके योग्य के अनुसार है। नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है उस स्वतंत्रता से है जो संगठित समाज को सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। यानी कि देखिए, ये समाज है, यहाँ पे ये मनुष्य रह रहे हैं, ठीक है। तो नागरिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि आप जिस समाज में रह रहे हो ना, आप उस समाज के नागरिक होने के नाते आपको कुछ स्वतंत्रता मिली हुई है। जैसे नागरिक स्वतंत्रता को सीधे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो समाज से प्राप्त स्वतंत्रता कह सकते हैं। नागरिक स्वतंत्रता राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त होती है। देखिए, अगर मैं उदाहरण दूं अपना, अगर मैं जिस समाज में रह रही हूँ तो वहाँ पे जो मुझे स्वतंत्रता प्राप्त है वो सभी व्यक्तियों के समान होगी। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को दूसरी स्वतंत्रता दे रखे, एक व्यक्ति को दूसरी स्वतंत्रता दे रखे, ये नहीं होगा। मैं जिस समाज में रह रही हूँ उस समाज के अनुसार वहाँ पे स्वतंत्रता सभी को ही समान मिलेगी, तो हम उसको एक तरीके से समाज से प्राप्त स्वतंत्रता भी हम उसको कह सकते हैं। नागरिक स्वतंत्रता राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त होती है, ठीक है। तो आप जिस समाज में रह रहे हो, आप जिस राज्य में रह रहे हो, तो एक तरीके से नागरिक स्वतंत्रता उन सभी व्यक्तियों को प्राप्त होती है जो व्यक्ति जिस राज्य में रह रहा हो। नागरिक स्वतंत्रता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता प्राप्त, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की सम्मिलित है। तो नागरिक स्वतंत्रता में एक तरीके से व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि अपने व्यक्तिगत एक तरीके से विकास करने की स्वतंत्रता है, उसको जीवन की स्वतंत्रता है, अपनी संपत्ति रखने की और भाषण देने की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ये सब हमारी नागरिक स्वतंत्रता में आ जाता है। मनुष्य कहीं भी आ जा सकता है, घूम फिर सकता है, जहाँ भी उसको भारत के किसी भी कोने में घूमना फिरना है तो वो ईजिली घूम फिर सकता है। तो ये एक तरीके से नागरिक स्वतंत्रता में आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता। ये आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स के जो स्वतंत्रता है वो कितने कितने प्रकार की होती है, वो आपको याद रखने हैं। थर्ड है हमारा पॉइंट राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय उस स्वतंत्रता से है जिसके द्वारा नागरिक देश के शासन में भाग ले सकते हैं। यानी कि एक तरीके से राजनीतिक स्वतंत्रता में नागरिक को ये अधिकार है कि वो चुनाव में भाग ले सकता है, देश के शासन के लिए भाग ले सकता है। और यहाँ पे लॉस की जो कि विचारक हैं उनके अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ राज्य के कार्यों में क्रियाशील होना है। राजनीतिक स्वतंत्रता अंकित अधिकारों से संबंध रखती है। देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या क्या आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, कौन कौन से अधिकार यहाँ पे इसमें संबंध रखते हैं। पहला है नागरिक को कानून बनाने वाली सभाओं के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त होता है, अर्थात नागरिकों को वोट डालने का अधिकार होता है। यानी कि नागरिकों को एक तरीके से कानून बनाने वाली जो सभाएं होती हैं, सभाओं का मतलब होता है जो वो प्रतिनिधि चुनते हैं ना, मैंने आपको बताया था एक तरीके से इनडायरेक्ट वाला और डायरेक्ट वाला, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से जनता को अधिकार होता है कि जो भी उसको प्रतिनिधि चुनना है वो चुन सकते हैं, उनको पूरी पूरी स्वतंत्रता है। अर्थात नागरिकों को अधिकार है कि वो वोट डाल सकते हैं, अपना प्रतिनिधि को खुद चुन सकते हैं। चुने जाने का अधिकार है, यानी कि प्रतिनिधि को चुने जाने का अधिकार है। प्रार्थना पत्र देने का अधिकार है। सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार है। सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार है, यानी कि अगर कोई कानून अच्छा नहीं है, कोई सरकार अच्छी नहीं है तो उसमें जो जनता है, उसमें जो नागरिक है वो इसकी आलोचना कर सकते हैं। और राजनीतिक दल को बनाने का भी अधिकार प्राप्त है, यदि अगर नागरिक अपना कोई दल बनाना चाहता है तो वो बना सकता है, ठीक है। तो ये सब हमारे राजनीतिक स्वतंत्रता में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा चौथा पॉइंट वो है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ अगर हम कहें तो स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं होता। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि नागरिक को बेरोजगारी तथा भूख से मुक्ति प्राप्त हो। प्रत्येक नागरिक को काम करने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि आर्थिक स्वतंत्रता के तौर पे कि सभी व्यक्तियों को, जो भी व्यक्ति बेरोजगार है, जो भी व्यक्ति भूखा है, उसको बेरोजगारी और भूख से एक तरीके से मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए और सभी व्यक्तियों को कार्य करने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए उनकी योग्यता के अनुसार, ठीक है। काम करने के निश्चित घंटे, न्यूनतम वेतन, काम करने का अधिकार, ठीक है। यानी कि जो जितने भी, देखिए अगर मैं उदाहरण दूँ, कोई एक व्यक्ति है, उसने किसी कारखानों में 1 घंटे काम करा, तो 1 घंटे के अनुसार उसका जो भी न्यूनतम वेतन बनता है वो उसको मिलना चाहिए, ठीक है।
और प्लस अधिकार भिखारी की दशा में निर्वाह भत्ते का अधिकार शामिल होता है। और सभी व्यक्तियों को समान एक तरीके से अवसर प्राप्त होने चाहिए जो भी इसके कार्य करने योग्य अनुसार है, और जो भी वो कार्य करता है चाहे उसके जितने भी निश्चित घंटे हैं उसके अनुसार उसको वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये उसकी एक तरीके से स्वतंत्रता है। नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक, अधर्म धर्म, उचित अनुचित में निर्णय करने की सत्ता प्राप्त हो। नैतिक स्वतंत्रता से व्यक्ति अपनी आत्मा का विकास कर सकता है। यानी कि नैतिक स्वतंत्रता में क्या आता है कि सभी व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है कि वो अपने मतलब एक तरीके से अपने अनुसार सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक, अधर्म धर्म, उचित अनुचित, मतलब उसको एक तरीके से अपने जीवन का निर्णय करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जो भी उसको अपने जीवन के अनुसार निर्णय सही लगता है वो ले सकता है। और स्वतंत्रता से व्यक्ति अपनी आत्मा का विकास करता है। देखिए, जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा, ठीक है, तो वो अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा। अगर बिल्कुल ही हम प्रतिबंध लगा देंगे कि भाई आप यहाँ आ जा नहीं सकते, आपको यहीं रहना है, आपको इस स्थान पे रहना, तो उस दौरान व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कुछ बंधन भी होते हैं, कुछ प्रतिबंध भी होते हैं, लेकिन उनके योग्य के अनुसार जो भी कार्य कर होते हैं उसको करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता दी गई है। ग्रीन बॉस्की जो कि एक तरीके से विचारक हैं, ग्रीन बॉस्की लेखकों ने व्यक्तियों की नैतिक स्वतंत्रता पर बहुत जोर दिया है। तो जो ग्रीन बॉस्की हैं और आदि जो विचारक हैं उन्होंने नैतिक स्वतंत्रता पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। ग्रीन बॉस्की ने ये कहा है कि सभी व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है कि वो अपने असत्य, नैतिक अनैतिक, धर्म, उचित, ठीक है, तो इन सब में उसको एक तरीके से निर्णय करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये ग्रीन बॉस्की और भी विचारक हैं जिन्होंने नैतिक स्वतंत्रता पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को उन कार्यों करने की स्वतंत्रता है जो उस तक ही सीमित है। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में मनुष्य को वो कार्य करने की पूरी पूरी छूट है जो वो उस तक ही सीमित हो। उसको वो कार्य नहीं करने जिससे दूसरे व्यक्ति को हानि ना पहुंचे। ठीक है, यानी कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था सॉन्ग का, अगर उस सॉन्ग से दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंच रही है, दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो मनुष्य का स्वतंत्रता नहीं हो सकती, वो मनुष्य का अधिकार नहीं हो सकता। लॉस्की ने व्यक्ति को स्वतंत्रता को निजी स्वतंत्रता का नाम दिया है। तो जो लॉस्की हैं जो कि विचारक है, उन्होंने स्वतंत्रता को निजी स्वतंत्रता का नाम दिया है। और निजी स्वतंत्रता का अर्थ है उन कार्य करने की स्वतंत्रता जिनके परिणाम की ओर उस व्यक्ति को प्रभावित करे। ठीक है, तो निजी स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है कि मनुष्य को वो कार्य करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है जिससे वो अपना विकास कर पाए, ना कि दूसरे को वो हानि पहुंचाए। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। जिस प्रकार नागरिकों के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, उसी प्रकार राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आवश्यक है। यानी कि जिस प्रकार नागरिकों के विकास के लिए स्वतंत्रता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक मानी जाती है ना, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मनुष्य तभी अपना विकास कर पाएगा जब वो स्वतंत्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस प्रकार नागरिक को विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, उसी प्रकार राष्ट्र की उन्नति के लिए भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता को अन्य सभी स्वतंत्रताओं का आधारभूत माना जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता को अन्य सभी स्वतंत्रताओं का आधारभूत माना जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है कि राज्य किसी देश के नियंत्रण में ना हो। यहाँ पे बोला गया है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है कि राज्य ना किसी भी अदर देश के, मतलब किसी भी अलग देश के नियंत्रण में ना हो, उसको पूरी पूरी छूट होनी चाहिए अपना कार्य करने की, जो भी इसके विषय में आते हैं। अर्थात राज्य भारी रूप से स्वतंत्र हो और प्रभुसत्ता राज्य के पास हो। ठीक है, और न्याय करने की प्लस प्रभुसत्ता उसके पास ही होनी चाहिए राज्य के पास। राज्य के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तो उसको हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कानून और स्वतंत्रता में संबंध। ठीक है, कानून और स्वतंत्रता में हम संबंध जानेंगे। नागरिकों को स्वतंत्रता राज्य के अंदर ही रहकर प्राप्त होती है। तो नागरिक जिस राज्य में रहता है स्टूडेंट्स, उसको स्वतंत्रता उसी राज्य के अंदर ही प्राप्त होती है। राज्य कार्यकारिणी द्वारा करता है।
जो व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करते हैं राज्य उन्हें दंड भी देता है। ठीक है, जो व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करते हैं राज्य उसको दंड भी देता है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि कानून और स्वतंत्रता का पारस्परिक संबंध क्या है। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि जो कानून है और स्वतंत्रता है उनका आपस में क्या संबंध है। इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर देना कठिन होगा। तो अगर इस प्रश्न का हम कोई निश्चित उत्तर देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा। विभिन्न प्रकट किए गए सदा सत्य स्वतंत्रता का कानून के साथ क्या संबंध है। इसके उत्तर में दो मुख्य विचारधाराएं हैं। एक विचार के अनुसार परस्पर विरोधी और दूसरे विचार के अनुसार इनमें गहरा संबंध। तो इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला है जो विरोधी मतलब स्वतंत्रता कानून परस्पर विरोधी है, और दूसरे विचार में हम पढ़ेंगे कि इनका गहरा संबंध। ठीक है, तो इन दो रूपों से हम इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। वास्तविकता जानने के लिए दोनों विचारों का अध्ययन करना आवश्यक है। पहला है स्वतंत्रता तथा कानून परस्पर विरोधी। ठीक है, कि ये दोनों आपस में कैसे विरोधी हैं वो जान लेते हैं। व्यक्तिवादियों का मत 18वीं शताब्दी में व्यक्तिवादियों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो व्यक्तिवादी हैं उन्होंने स्वतंत्रता पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया और ये कहा कि राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध है। और ये कहा कि जो राज्य के जो कानून है ना वो एक प्रकार से स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध है व्यक्ति की। ठीक है, ये 18वीं शताब्दी में व्यक्तिवादियों ने कहा। मतलब जो राज्य है, राज्य के जो भी कानून है वो मनुष्य की स्वतंत्रता पर एक प्रकार का प्रतिबंध है। ठीक है, ये किनका कहना है, व्यक्तिवादियों का। कब कहा, 18वीं शताब्दी में। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जब राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग कम से कम करे। तो यहाँ पे व्यक्तिवादियों ने ये कहा कि स्वतंत्रता तब सुरक्षित रह सकती है जब राज्य ना अपनी शक्ति का सत्ता का कम से कम प्रयोग करे, अर्थात उनके मत अनुसार वे सरकार अच्छी है और कम से कम शासन करती है। बहुलवादियों का मत। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया, व्यक्तिवादियों का मत आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे बहुलवादियों का मत। बहुलवादियों का मत, बहुलवादियों का विचार है राज्य के पास जितनी अधिक शक्ति है, ये शक्ति है, ठीक है, शक्ति है, उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही कम होती है। मतलब यहाँ पे बहुलवादियों ने कहा है कि जितनी राज्य के पास शक्ति है ना, जितनी राज्य के पास सत्ता है, उतनी ही मनुष्य की जो स्वतंत्रता है वो कम होती है। इसलिए मैं राज्य सत्ता को विभिन्न समुदायों को बांटने के पक्ष में हूँ। तो यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे जो एक तरीके से जो बहुलवादी हैं वो कहते हैं कि इसलिए मैं राज्य सत्ता को विभिन्न विभिन्न समुदायों में बांटने के पक्ष में हूँ। ठीक है, ये बहुलवादियों का कहना है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमने बात करी, देखिए अभी हमने बात करी कि जो स्वतंत्रता तथा कानून में जो आपस में विरोधी है उनके ऊपर बात करी। अब हम बात करेंगे कि क्या स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी नहीं है। ठीक है, वहां पे हमने बात करी कि विरोधी है और यहाँ पे हम बात करेंगे कि विरोधी नहीं है। देखिए, आधुनिक लेखकों के मत अनुसार स्वतंत्रता तथा कानून परस्पर विरोधी ना होकर परस्पर सहायक और सहयोगी है। तो कुछ लेखकों ने ये कहा कि जो स्वतंत्रता कानून है वो आपस में विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे के सहायक और सहयोगी है। जो लेखक कानून तथा स्वतंत्रता का परस्पर विरोधी मानते हैं, मतलब जो लेखक स्वतंत्रता और परस्पर को विरोधी मानते हैं, कानून स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानते हैं, वास्तव में स्वतंत्रता का गलत अर्थ समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आधुनिक लेखकों ने क्या कहा कि ये दोनों आपस में सहयोग और सहयोगी हैं, और इन्होंने ये बताया कि जो लेखक आपस में इन दोनों को विरोधी मानते हैं तो ये एक तरीके से स्वतंत्रता का गलत अर्थ समझते हैं। उनके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है, परंतु स्वतंत्रता का ये सही अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि व्यक्ति को उन कार्य करने की स्वतंत्रता हो जो उसके करने योग्य हो। मैंने आपको वही बताया, व्यक्ति को दूसरों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, वो उसका अधिकार नहीं है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित तथा न्यायपूर्ण प्रतिबंधों का होना ही स्वतंत्रता है। यानी कि कुछ एक तरीके से प्रतिबंधों का होना, न्यायपूर्ण प्रतिबंधों का होना वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए। राज्य ही एक ऐसी संस्था है जो कानूनों द्वारा ऐसे वातावरण उत्पन्न करता है जिसे व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठा सकता है। राज्य नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। लोगों ने ठीक ही कहा है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता है। लोगों का ये सही कहना है कि जब कानून ही नहीं होगा तो वहाँ पे स्वतंत्रता किस बात की। फिर वहाँ पे तो सब अपनी अपनी तानाशाही करेंगे, सब अपने अपने मनमानी करेंगे। ठीक है, सब अपने अपने कार्य, जो भी उनको कार्य करने वो करेंगे। तो एक तरीके से
जहाँ पे कानून होता है, ठीक है, वहीं पे स्वतंत्रता होती है, और जहाँ पे कानून नहीं होता तो वहाँ पे स्वतंत्रता का होना बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स ये जो प्रश्न यहाँ पे उठा था, देखिए मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो एक प्रश्न उठा था कि ये दोनों आपस में विरोधी हैं या एक तरीके से गहरा संबंध है, तो उसका भी उत्तर मैंने आपको इन 2 पॉइंट्स के थ्रू मैंने आपको दे दिया है। तो यहीं पे स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर 4 है स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के सारे टॉपिक्स आपको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को 2 लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा सिंह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।